गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। समाजशास्त्री अनुसंधान के क्रम में समाजशास्त्री अनुसंधान की जो हम पाठशाला प्रारंभ की है, इसके क्रम में आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक शोध के प्रमुख चरण, मेजर स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और इसका महत्व। अगस्त कॉम ने कहा था कि समाजशास्त्र का अध्ययन हमको वैज्ञानिक रूप से करना चाहिए, विज्ञान के आधार पे ही समाज को जानना चाहिए। उन्होंने इसको क्रमबद्धता की बात की थी। उन्होंने विज्ञान को कहा कि किसी भी ज्ञान का अध्ययन क्रमबद्ध अध्ययन होता है। विज्ञान एक ऐसी पद्धति है जिसका लक्ष्य अंतिम सत्य की खोज करना होता है। इसी के आधार पे हम देखते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। उसी के क्रम में अब हम जो है बेसिक स्टेप होते हैं हमारे साइंटिफिक रिसर्च के, उसके पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति जो होती है, वैज्ञानिक विधि जो होती है, उसके मुख्य विशेषताएं क्या है? सत्यापनशीलता, वेरिफिकेशन होता है। मतलब ये प्रामाणिकता पर जोर देती है। इसमें संकलित आंकड़ों की प्रामाणिकता की जांच कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसलिए आप जो भी अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे आंकड़े सत्यापित किए जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, वैज्ञानिक विधि में वस्तुनिष्ठता होती है। इसमें तथ्यों को तटस्थ रूप से ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना पड़ता है ना। निश्चयात्मकता, डेफिनेटनेस, वैज्ञानिक विधि निश्चित होती है, अनिश्चितता या संदेह पैदा करने वाली बात नहीं है उसमें। सामान्यता, जनरलिटी, वैज्ञानिक विधि एक सामान्य विधि है, जनरलाइजेशन होता है इसमें। हम सभी प्रकार के विज्ञानों का इस एक निश्चित रूप से एक निश्चित चरण है, इसमें सामान्य विधि कहते हैं। क्रमबद्धता, सिस्टमेटिक, वैज्ञानिक विधि क्रमबद्ध होती है, क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़िए। कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, वैज्ञानिक विधि जो भी है उसकी मूल विशेषता क्या है? कार्य कारण संबंधों पर जोर देना। अर्थात ये विधि जो होती है किसी प्रघटना या किसी घटना के कारण और उसके परिणाम दोनों का पता लगाती है। अब इस आधार पे जो है समाजशास्त्रीय अनुसंधान के जो हैं चरण क्या होंगे, हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च जो है इसको अलग अलग प्रकार से कहा। कुछ ने कहा कि वास्तव में जैसे केनेथ डी बैली है, केनेथ डी बैली का कहना था कि अनुसंधान की सर्वप्रथम हमको समस्या का चयन करना चाहिए, फिर परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए, अनुसंधान के प्रारूप का निर्माण करना चाहिए, आधार सामग्री का एकत्रीकरण करना चाहिए, एकत्रित आधार सामग्री का विश्लेषण करना चाहिए, फिर प्रकल्पना जो हमने थी उसके परीक्षण हेतु निष्कर्ष की व्याख्या करना चाहिए। ये इन्होंने कहा था। थियोडरसन का कहना था वैज्ञानिक पद्धति में हमको सर्वप्रथम समस्या की परिभाषा चुन के उसका परिभाषित करना होगा। द्वितीय, समस्या को एक विशेष सैद्धांतिक संरचना के रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसमें पूर्व के अनुसंधान के सार्थक निष्कर्षों से हम उसको जोड़ सकते हैं। तीसरा, वो कहता है समस्या से संबंधित पूर्व में स्वीकृत सिद्धांतों का प्रयोग करके हम कुछ उपकल्पनाएं बनाएं। चौथा कहता है उपकल्पना के परीक्षण के लिए हमको अध्ययन क्षेत्र से आंकड़े एकत्र करके प्रक्रिया उसकी बताना होगी। पांचवा, आंकड़ा, अध्ययन क्षेत्र से आंकड़े एकत्र करना होगा। छठवां, निश्चित करने के लिए कि हमने जो आंकड़े लिए हैं उनका विश्लेषण करें जिससे वो हमारी अध्ययन पूर्व की जो परिकल्पना है वो स्वीकृत होती है, अस्वीकृत होती है या उसकी पुष्टि होती है, नहीं होती, ये हमें स्पष्ट करना होगा। ये अलग अलग राम आहूजा हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुसंधान में 9 चरण बताए। वो कहते हैं कि पहले समस्या का उद्देश्य, अतः किसका अध्ययन किया जाना है, इसका व्यवहारिक मत बताइए आप। फिर इस पर उपलब्ध साहित्य की समीक्षा कीजिए कि पूर्व के लोगों ने उसमें क्या क्या अध्ययन किए हैं, क्या साहित्य है उस पर। फिर उसके बाद वो कहते हैं उसमें की जाने वाली समस्या के बारे में कहाँ से कैसे आंकड़े तथ्यों का संग्रह करना है, कि आपकी सैम्पलिंग क्या होगी, तथ्य कैसे एकत्रित करेंगे, ये आप बताइए। फिर समस्या के लिए आधार सामग्री संग्रह करना, आंकड़े एकत्र करना, उसके लिए कौन सी विधि, सर्वेक्षण होगी, अनुसूची होगी, प्रश्नावली होगी, इसका निर्धारण करिए। फिर अध्ययन क्षेत्र से एकत्र की गई सामग्री, तथ्यों का विश्लेषण, वर्गीकरण, सारणीयन करने, फिर उसका निष्कर्ष निकालिए। फिर उसके बाद निष्कर्ष के बाद में उसमें आप तय करेंगे, आपको बताना पड़ेगा आपने जो कल्पना बताई थी वो सत्यापित हुई है या नहीं। फिर अध्ययन का पुनरावलोकन, ये उन्हें 9 चरण बताए हैं। अब इसी आधार पे आप देखिएगा सामान्य तौर पे जेम्स जी मिलर हैं। जेम्स जी मिलर कहते हैं सामाजिक घटनाओं की व्याख्या के उन्होंने भी कुछ चरण बताए। बोले प्रयोग से वैज्ञानिक अध्ययन, इन चरणों के प्रयोग से वैज्ञानिक अध्ययन सरल, सत्य और क्रमबद्ध हो जाता है, इसलिए प्रामाणिक होता है। क्योंकि तथ्य बड़े जटिल होते हैं इसलिए उनका कहते हैं सावधानी पूर्वक अध्ययन करिए। अब उनने कहा पहला जो अनुसंधान समस्या है उसका संक्षिप्त रूप से निर्माण करना, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम,
दूसरा होता है अन्वेषणात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस की बात कर रहा है वो। अवलोकन और विभिन्न वैज्ञानिक पद्धति प्रविधियों का समय और आवश्यकता अनुसार प्रयोग। यूजेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अदर रिसर्च मेथड। यूजेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अदर रिसर्च मेथड एंड टेक्निक एज पर टाइम एंड नीड, यानी आपके समय और आवश्यकताओं के अनुसार आप अनुसंधान प्रविधियों का प्रयोग करें। तथ्यों का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, अध्ययन क्षेत्र से फैक्ट इकट्ठे करना। तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, आपने जो तथ्य इकट्ठे किए हैं उनका क्लासिफिकेशन करिए, उनका वर्गीकरण करिए। वैज्ञानिक सामान्यीकरण, साइंटिफिक जनरलाइजेशन, अंत में निष्कर्ष यानी सामान्यीकरण कीजिए। ये बोला ये सब चरण अलग नहीं है, ये सभी चरण अलग अलग नहीं है, ये ना ही इनका कोई स्वतंत्र है ना ही इनका कोई विशेष स्वतंत्रता नहीं है, ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है और उनका प्रयोग भी उसी आधार पर किया जाता है। कभी कभी इसमें एक साथ कई प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक अनुसंधान में इसको आपको कुछ विधियों को जरूर रखना पड़ेगा। इसके आधार पर जैसे एक हल्टन और हांट करके हैं, उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के 8 चरण बताए। वो कहते हैं सबसे पहले हमें समस्या को परिभाषित, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करना होगा जिससे कि वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। साहित्य का पुनरावलोकन करना होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं। जैसे पूर्व के अध्ययन में अगर कोई कमी रह गई, कोई छूट गई, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। उपकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वो कहते हैं हमको ऐसी उपकल्पना ना बनानी होगी जो हमको एक दिशा दिखाए, है ना। शोध प्रारूप, प्लानिंग द रिसर्च डिजाइन, हम किस मॉडल के अंतर्गत हम रिसर्च करेंगे, एक वो प्रारूप बनाना पड़ेगा, है ना। कहाँ से कैसे आंकड़े, उसमें सारी अध्ययन पद्धति वगैरह रहेगी। तथ्यों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा, आप शोध के लिए जो तथ्य इकट्ठे करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों की बात कर रहे हैं, उनको आप यहाँ पे उनका स्पष्टीकरण करिए। फिर तथ्यों का विश्लेषण, आपने तथ्य जो एकत्र कर लिए उनका अपने समस्या से कितने संबंधित हैं, उनका क्या विश्लेषण हो सकता है, इसका विश्लेषण करिए। निष्कर्ष प्राप्त करना, टू ड्रॉ कंक्लूजन, आपको देखना होगा कि अध्ययन के प्रारंभ में निर्मित उपकल्पना जो थी आपकी सही सिद्ध हो रही है या नहीं, आपके निष्कर्ष कहाँ तक हैं, है ना, कहीं अनिश्चित तो नहीं है, निश्चित है कि नहीं, इससे हमारे ज्ञान में क्या वृद्धि हो, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के लिए इसके निहितार्थ क्या है ना, जो आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, समाज कल्याण का जो नियम है, उसके निहितार्थ क्या है। अध्ययन का पुनरावलोकन, टू रिप्लिकेट द स्टडी, है ना, आप जो निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपको आगे क्या हो सकता है, पुनरावलोकन की। ये सारी चीजें यहाँ कहा गया कि इन आधार पे जब हम करेंगे तो अनुसंधान जो है हमारा व्यवस्थित हो सकता है, अनुसंधान के हम व्याख्या कर, इसलिए इसको सामान्य तौर पे हम यहाँ पे बताएंगे। अनुसंधान जो वैज्ञानिक अनुसंधान, उसको 9 स्टेप में आप देखिए। इसको मैंने अपनी पुस्तक में यूनिफाइड सोशलॉजी जो है शिवलाल अग्रवाल से प्रकाशित हुई, उसमें पृष्ठ क्रमांक 215 में एक चार्ट के द्वारा विश्लेषित किया है, उसको मैं यहाँ बताता हूँ आपको। वैज्ञानिक अनुसंधान के 9 चरण। पहला, घटना का आकस्मिक अवलोकन करना, एट रैंडम ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना, क्या क्यों कैसे के विषय में उत्सुकता, क्यूरियोसिटी अबाउट व्हाट व्हेन एंड व्हाई। प्रकल्पना निर्माण, 2 चरों के बीच के संबंध को जानने के लिए प्रकल्पना। हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन इन कॉन्टेक्स्ट टू रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, 2 चरों के बीच में टू कॉन्टेक्स्ट टू रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अनुसंधान प्रारूप तैयार करना, प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन, आधार सामग्री का संकलन, प्रक्रिया, विश्लेषण और उसकी व्याख्या। कलेक्शन ऑफ बेस फैक्ट, प्रोसेस, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। प्रकल्पना की सत्यता या असत्यता का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। वर्णन या परिणाम, डिस्क्रिप्शन या रिजल्ट, सुझाव, सजेशन। व्यवहार में प्रयोग, इम्प्लीमेंटेशन। ये जो चरण हैं, इन चरणों के आधार पे स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध रूप से हम जब करेंगे कोई भी वैज्ञानिक सामाजिक समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन, तो उससे हमको वांछित परिणाम मिलेंगे, वांछित रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ वैज्ञानिक पद्धति का महत्व एक बात आती है। मानव समाज क्या विविधताओं से भरा हुआ एक जटिल समाज है। इस जटिल समाज में हमको सामाजिक संबंधों को समझना है, सामाजिक घटनाओं को समझना है, क्योंकि जितनी सरल है उतनी जटिल होती हैं। और वैज्ञानिक विधि एकमात्र पद्धति है जिससे हम इसको
वैज्ञानिकता के आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं और सामाजिक संरचना की, सामाजिक घटना की जटिलता को वैज्ञानिक बना सकते हैं। वर्तमान युग वैज्ञानिक हो गए। विज्ञान का संबंध क्या है? एक वैज्ञानिक पद्धति और विशेष अध्ययन से होता है। इसलिए हमने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने की एक सुव्यवस्थित विधि है। साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टमेटिक परस्यूट ऑफ नॉलेज फेथफुल टू फैक्ट एंड कॉसेस अबाउट कंक्लूजन, है ना। ये अलग अलग विद्वानों ने इसकी बात की है कि वास्तव में अध्ययन करने की एक विधि है जिसमें पक्षपात और पूर्वाग्रह से दूर रह के हम तथ्यों का संकलन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और विवेचन करके निष्कर्ष निकालते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति में कुछ विशेषताएं हैं। वो सत्यापनशीलता, वेरीफिबिलिटी होती है, लॉजिकलिटी होती है, तार्किकता होती है, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी होती है, निश्चितता डेफिनेटनेस होती है, कार्य कारण संबंधों पर आधारित होती है, सामान्यता होती है, जनरलिटी होती है, पूर्वानुमान की क्षमता प्रेडिक्शन होता है उसमें, पक्षपात और पूर्वाग्रह से मुक्त होती है, फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रोजेक्शन, है ना। पद्धति 7 महत्वपूर्ण अध्ययन करता है, नहीं मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मेथोलॉजी नॉट इन्वेस्टिगर। इसमें हमको अध्ययन को महत्वपूर्णता देना है, अध्ययनकर्ता को नहीं। सैद्धांतिकरण थ्योराइजेशन करता है। तो ये अलग अलग थ्योराइजेशन। अब इसके चरण क्या होंगे वैज्ञानिक पद्धति के? अगस्त कॉम ने कहा था विषय का चुनाव, निरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का परीक्षण और फिर नियमों का प्रतिपादन। ये अगस्त कॉम के चरण है। जॉर्ज लुंडवर्ग के अनुसार कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का निरीक्षण, लेखन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और उनका सामान्यीकरण। पीवी यंग कहते हैं कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण करें, तथ्यों का निरीक्षण, एकत्रीकरण और उनका विश्लेषण, एकत्रित तथ्यों का श्रेणियों में वर्गीकरण और वैज्ञानिक सामान्यीकरण के द्वारा नियमों का प्रतिपादन। ये अलग अलग प्रकार से। तो सामान्य तौर पे पीवी यंग के आधार पे हम जो देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति के चरण, वो होते हैं समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। पहले समस्या का चुनाव करिए आप, किस पे आपको अध्ययन करना है। दूसरी चीज, उद्देश्य करने का चयन बताइए आपने, आपके उद्देश्य क्या होंगे समस्या के, है ना, जो आपके ज्ञान के विकास करेंगे। उपकल्पना का निर्माण, आप अपने अध्ययन के लिए कोई उपकल्पना बनाएंगे जिससे आपको एक मार्गदर्शन मिले, है ना। दूसरा चौथा, तथ्यों का निरीक्षण और संकलन, तथ्यों का निरीक्षण करके उनका संकलन कीजिए अध्ययन से। एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण, जो आपने तथ्य एकत्रित किए हैं उनका विश्लेषण करना, उनका क्लासिफिकेशन करना। वैज्ञानिक सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन, आपने जो तथ्य लिए उनका साइंटिफिक जनरलाइजेशन करना और उनको फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, उनके आधार पे नियम बनाना। अब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हम वास्तव में क्यों करते हैं? कार्य कारण संबंधों के लिए। ये वैज्ञानिक अध्ययन समाज विज्ञान के अंतर्गत हम जो भी अध्ययन करते हैं विज्ञान का, वो वास्तव में समस्या को जानने के लिए होता है। अब यहाँ जल्दी से आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि जो हमारा अनुसंधान करता है उसकी भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। आप कैसे, उसमें क्या होता है, बुद्धि संबंधी, उसमें बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल ईमानदारी होनी चाहिए, अध्यवास होना चाहिए, अध्ययन क्षेत्र में रह के अध्ययन करने की निष्पक्षता होनी चाहिए, उसमें समस्या केंद्रित होने की शक्ति होना, समस्या के साथ सेंट्रलाइज करने की उसमें पावर होना चाहिए, वैज्ञानिक स्पष्टता होना चाहिए, है ना, परिशुद्धता की क्षमता, उसमें एक्यूरेसी की कैपेसिटी होनी चाहिए, तर्क शक्ति, लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक पावर होना चाहिए, तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का, जो तथ्य हैं उनके पारस्परिक रिलेशन को मालूम होना चाहिए, सांख्यिकी ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ये उसके बुद्धि संबंधी। अब व्यक्तिगत और शारीरिक क्या होंगे उसके? व्यक्तिगत में उसका आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए जिससे अध्ययन क्षेत्र में लोगों को आकर्षित कर सके। रचनात्मक चिंतन की योग्यता, वहां पे देख के भी चिंतन कर सके। सतर्क, सक्रिय, उत्साही होना चाहिए, उसको सतर्क होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आपको अध्ययन क्षेत्र में जा रहे हैं आप खोज करने के लिए, अगर आप में धैर्य नहीं होगा, आप अपने डेटा देने वालों को, अपने इकाइयों को नहीं सुनेंगे धैर्यपूर्वक, तो आप अध्ययन नहीं कर सकते। आत्मनियंत्रण, आपको वहाँ हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं उसकी उल्टी चीज निकले, तो आपको आत्मनियंत्रण होना चाहिए। व्यवहार कुशल होना चाहिए, शिष्ट, आपको उनके साथ व्यवहार कुशलता के साथ करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। परिस्थिति से व्यवस्थापन करने की योग्यता, आप जैसे गाँव में जा रहे हैं, बारिश हो गई या बहुत गर्मी है, आपको वहां पे जमीन में बैठ के भी रिसर्च करना पड़ेगी, तो आपको परिस्थिति संपन्नता वहां के साथ व्यवस्थापन करना होगा। विषय संबंधी गुण, हम जिस विषय में अध्ययन कर रहे हैं उस विषय से हमको पारंगत होना होगा। विषय में हमारी रुचि होना चाहिए, अगर हमारी रुचि नहीं होगी तो हम फिर तथ्य कैसे इकट्ठे करेंगे?
पूर्व अध्यायों से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, समस्या पर एकाग्रता होना चाहिए, हमें ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए, अनुसंधान का अनुभव। बिना अनुसंधान के आप अगर जाएंगे तो अंधेरे में भटक जाएंगे। इसलिए अगर पहली बार अनुसंधान कर रहे हैं किसी संबंधित व्यक्ति को साथ में रख लें। अध्ययन क्षेत्र का रहन सहन, वहाँ का स्वभाव, संस्कृति भी, अगर आप वहाँ की संस्कृति से परिचित नहीं होंगे तो हो सकता है कि आप किसी दुविधा में फंस जाएं। दूसरों के अनुभवों को प्रयोग करने की क्षमता, अध्ययन विषय और पद्धति के चुनाव और प्रयोग की आप में योग्यता होना चाहिए। अब समय और स्थान संबंधी गुण, आप जो भी अध्ययन करना चाहते हैं अनुसंधानकर्ता को उपयुक्त स्थान का चुनाव करना होगा। आप ऐसा स्थान ना चुन लीजिए जो आपके लिए कठिनाईप्रद हो, मतलब आप कठिनाईप्रद हो लेकिन कोई समस्याग्रस्त ना हो, है ना। ज़्यादा उपयुक्त समय का चुनाव, अब आप जाएंगे किसी गांव में अध्ययन करने के लिए, गर्मी का समय बहुत अच्छा रहता है, गांव वाले खेती किसानी से फ्री रहते हैं। अब आप ठंड में जाते हैं, वो खेती का समय रहता है, या सवेरे सवेरे चले जाएंगे तो वो आपको मदद नहीं करेंगे। तो उपयुक्त समय का चुनाव, सूचनादाताओं से मित्र, आपका व्यवहार जो है मित्र फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। उपयुक्त व्यक्ति से आप हर किसी से संपर्क मत करिए, जो उपयुक्त है उससे करिए। अनुकूल में व्यक्तित्व, आपका अनुकूल एडजस्टेबल होना चाहिए। क्रिया से संबंधित गुण, आप में जिज्ञासा होना चाहिए, नई चीज के प्रति लगाव होना चाहिए, कल्पना, सूझबूझ और विचारों की स्पष्टता होना चाहिए, सत्य की खोज की भावना और निहित स्वार्थों का त्याग। ये एक चीज है अनुसंधानकर्ता के बुद्धि संबंधी विशेषताएं, व्यक्तिगत और शारीरिक गुण, विषय संबंधी गुण, समय स्थान संबंधी गुण और क्रिया से संबंध। ये जो है इसके आधार पे जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सामाजिक अनुसंधान होगा। और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपसे बात ही की, पहले बताया था मेजर स्टेप क्या होंगे, इस आधार पे हम करें। कल हम फिर एक नए विषय पर चर्चा करें कि सामाजिक अनुसंधान के इन चीज़ों को आप रखेंगे तो निसंदेह आप अनुसंधान के तथ्यों को प्राप्त कर सकेंगे।